हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान गुरु यूजीसी नेट कॉमर्स। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हाईली चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो चैप्टर यूनिट 1 से हमने एक टॉपिक लिया है आज के लिए, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो बैंक टर्म है ये आया कहाँ से। तो बैंक जो ये टर्म है ये आया फ्रेंच वर्ड बैंक एंड इटालियन वर्ड बैंक का, जिसका मतलब होता है बेंच और अ टेबल। ठीक है, तो पहले वाले टाइम में क्या हुआ करता था, टेबल और बेंच पे मनी एक्सचेंज हुआ करती थी। तो वहीं से ये बैंक वर्ड इमर्ज हुआ है और ये टर्म आई। तो बैंक क्या काम करते हैं, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कलेक्ट करते हैं मनी इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोवाइड करते हैं लोन्स। तो मतलब पब्लिक से पैसा लेते हैं और पब्लिक को ही पैसा इन फॉर्म ऑफ लोन्स देते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एशियन टाइम्स में भी मनी लैंडिंग का या बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जिक्र होता है, जैसे मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में जो चाणक्य जी की जो बुक है, उन्होंने अर्थशास्त्र उसमें मर्चेंट बैंकर के बारे में लिखा हुआ है। करें फर्स्ट बैंक की इंडिया में, तो वो 1776 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश किया था इन कोलकाता बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको बाद में 1809 में बंगाल बना दिया था, रीनेम बैंक ऑफ बंगाल हो गया था बैंक ऑफ कलकत्ता का। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे इस्टेब्लिश हुआ, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास इस्टेब्लिश हुआ था, 1869 में द पेपर करेंसी एक्ट आया था, जिसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया था पेपर मनी इशुएंस पे अंडर द पेपर करेंसी एक्ट। उसके बाद प्राइवेट जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो इस्टेब्लिश हुई, जैसे पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1864 में, देन इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1865 में। 1806 से 1906 से 1920 में बहुत सारे नए बैंक अमर्ज हुए, बहुत सारे नए बैंक आए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गए, बहुत सारे नए बैंक और भी इसके अलावा भी और बहुत सारे बैंक आए थे। ठीक है, और ये जो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को बाद में तीनों बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम कर दिया, इसको नेशनलाइज कर दिया और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो है अर्ली बिगनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, ये हम प्री इंडिपेंडेंस फेज़ की बात कर रहे हैं, बिफोर 1947। नेक्स्ट फेज इज पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो नेशनलाइजेशन एंड एक्सपेंशन पे फोकस होता है। नेशनलाइजेशन एंड एक्सपेंशन पे फोकस होता है, मतलब कौन से पीरियड की हम बात करेंगे, आफ्टर 1948 47 के बाद वाला पीरियड टू 1990 तक की हम इस फेज़ में बात करेंगे। तो आरबीआई जब इस्टेब्लिश हो गई थी 1935 में, तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया था अंडर आरबीआई एक्ट 1935। फिर जो बैंक रेगुलेशन एक्ट भी पास किया था 1949 में, को पावर देती थी रेगुलेट एंड इंस्पेक्ट द बैंक। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी हमने नेशनलाइज कर दिया था एसबीआई, और उसका एसबीआई बन गया था। इंपीरियल बैंक जो था वो अब आज की डेट में हम उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली नेशनलाइजेशन एंड एक्सपेंशन जो है वो फोकस करता है नेशनलाइज कराने में, नेशनलाइज बैंक बनाने में, जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट कर सकें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। नेशनलाइजेशन का अगर हम बात करें मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्टिव नेशनलाइजेशन के थे कि हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम मोनोपोली प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रही थी, मोनोपोलीज जो क्रिएट हो रही थी, उनसे प्रोटेक्ट करना था बैंकिंग सेक्टर को। हमें जो सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करना था और एक्सपेंड करनी थी बैंक नेटवर्क्स, और कोई मिसयूज़ हो रहा था, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा था, मिसयूज़ ऑफ फंड हो रहा था, उससे प्रोटेक्ट करना था। हमें फोकस करना था बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पे। तो बेसिकली वो मेन रीज़न था नेशनलाइजेशन, सबके बारे में सोचें और फाइनेंशियल सर्विसेज सबको मिल सके, चाहे वो अर्बन में हो चाहे वो रूरल में हो। तो हम नेशनलाइजेशन हुए, 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए इन 1969 में, एंड फर्दर इन 1980 में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। और जिसका मेन रीज़न था कि फर्स्ट फेज़ ऑफ नेशनलाइजेशन में जब हमने 14 बैंक नेशनलाइज करें, तो वो जो रूरल बैंक्स और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको कवर नहीं कर रहे थे। तो 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स स्टैब्लिश करे अकॉर्डिंग एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, उन्होंने सजेस्ट करा, तो रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए थे। और
और बहुत सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी एस्टेब्लिश हुए, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, जो बैंकिंग सर्विसेज रूरल के लिए एम्फेसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन। आफ्टर 1991 की बात करें, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की, तो 1990 मार्क्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट विद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। सो बेसिकली लिबरलाइजेशन फेज में क्या हुआ था, हमें इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की गवर्नमेंट ने बेसिकली सेटअप करी अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एम नरसिम्हा। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, उन्होंने बोला एंट्री, फ्री एंट्री कर दी थी ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स अलाउड था कि वो अपना ऑफिस इंडिया में आके खोलें, चाहे वो ब्रांच ओपन करें या अपनी सब्सिडरी खोलें। और बेसिकली और प्राइवेट बैंक्स को भी लाइसेंस मिला आरबीआई से बैंकिंग सेक्टर में एंट्री के लिए। जैसे बहुत सारे बैंक्स ने एंट्री करी आफ्टर लिबरलाइजेशन, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गए, आईडीबीआई बैंक हो गए, बहुत सारे बैंक्स ने एंट्री करी, प्राइवेट बैंक्स एंटर हुए। ठीक है, और फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स ने अपना जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट कर सकते थे इन लिबरलाइजेशन पीरियड। एंड बेसिकली इस पीरियड में जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी, वो ना सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग पे ही फोकस करा, बट मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग पे एम्फेसाइज करा। जैसे मर्चेंट बैंकिंग हो गया, अंडर राइटर हो गया, रिटेल बैंकिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करा। और बैंक नरसिम्हा कमेटी की सजेशन थे कि बैंक्स को स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव बनाए, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर में बनी रहे। और जब बैंक स्ट्रॉन्ग होंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और उसी के रिगार्ड में बहुत सारे हेल्दी कंपटीशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई, प्राइवेट बैंक्स को एंट्री दी गई बैंकिंग सेक्टर में। और इसमें एक और चीज़ बोली थी, नो इसमें एक और चीज़ बोली थी, नो मोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अब और ज़्यादा नेशनलाइज बैंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो और इसमें इन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में स्टार्टिंग मर्जर होने लगे थे, लाइक इन 20, अगर हम बात करें इन 2020 में बहुत सारे मर्जर भी हमें देखने को मिले हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन, लाइक इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुआ है, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हुए हैं। लास्टली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमने बहुत एक रैपिड चेंज देखने को मिला है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, ड्यू टू द इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, in which like solutions like we have RTGS, we have NEFT, we have IMPS and UPI। UPI तो एक गेम चेंजर है। और बहुत आज की डेट में हम बहुत प्रेफर करते हैं यूपीआई को, क्योंकि कुछ सेकंड्स के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर में जो आज मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर बात कर रहे हैं वो रीशेप भी हो रहा है। हम देखें, हम फिनटेक की बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो वो और एनहेंस करेंगे हमारी मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज को। तो अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स की, जो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस हमने अडेप्ट करे हैं, इनोवेट करा है, एक प्रोग्रेसिव वे पे हैं, जिससे हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न डिजिटल पीरियड। ठीक है, रिलेशन होते हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़